अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो हम अपना ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और इसी के साथ जो है वो हमारा आखिरी चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा फिज़िक्स का। और तो यानी कि जो हमारा काम था फिज़िक्स में वो आज एंड हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो रिवीजन होगी, और रिवीजन जो है वो फिर हम देखेंगे कि कैसे करनी है। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है जीएम काउंटर। अच्छा, तो जीएम काउंटर क्या है असल में? जिस तरीके से कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा था, और उस क्लाउड चैम्बर में जो है वो क्या चीज़ हमने फाइंड, हमने क्या करना था, हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना चाहते थे कि जो रेडिएशंस हैं वो किस किस्म की रेडिएशंस हैं, इधर वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, या गैमा रेडिएशंस हैं। तो उसको जो है वो हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर के जरिए से फाइंड किया था। और वो कैसे फाइंड किया था? उसके पार्टिकल के ट्रैक के जरिए से, कि पार्टिकल का ट्रैक क्या है। उसके जरिए से हमने क्या किया था, उसके जरिए से हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि पार्टिकल जो है वो कौन से हैं, इधर अल्फा है, बीटा है, या गैमा है, जो भी है। अच्छा, तो आज जो है वो हम जीजर मदर काउंटर जो है उसको देखेंगे। और ये मैं दूसरी स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें एक स्लाइड्स हैं। और वो स्लाइड्स जो हैं वो बड़ी अहम है। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको यानी उसमें अच्छा कंटेंट है उसका। तो ये है। अच्छा, ये जो है वो एक कोई स्लाइड शेयर है, वहाँ से मैंने ये स्लाइड्स निकाली हैं। ये मेरी स्लाइड्स नहीं है, ये जिनकी भी हैं ये उनका जो काम है वो मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और अच्छा देखें, इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इससे द जीजर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है। क्या करते हैं आप, रेडिएशंस को जो है वो मेजर करने के लिए इस काउंटर का इस्तेमाल करते हैं कि रेडिएशंस हैं कितनी हैं, उनका नंबर कितना है, वगैरह वगैरह। It detects ionization radiation such as alpha particles, beta particles, and gamma rays using the ionization effect produced in a Jeezer mother tube. ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर जो है वो गैस भरी जाती है, और वो इनर्ट गैस होती है, और उसके साथ एक क्वेंचिंग गैस होती है। इनर्ट गैस को जो है वो प्रिंसिपल गैस कहा जाता है, और दूसरी जो है उसको क्वेंचिंग गैस कहा जाता है। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर होता है ट्यूब के अंदर, और फिर जो है रेडिएशंस को जो है उन ट्यूब के अंदर जो है वो गुजारा जाता है एक थ्रू अ थिन विंडो, जिसको मीका विंडो कहा जाता है। उसमें से रेडिएशंस को गुजारते हैं। आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है, आयोनाइजेशन की वजह से जो है फिर आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ आते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वो प्रोड्यूस होता है, और काउंट रेट, और फिर जो काउंटर है उस पर जो है वो काउंट आ जाता है कि एक काउंट है, या स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं तो आवाज़ आ जाती है। इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन रेडिएशन डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि 1908 में जो है जो पहला मॉडल था इस जीएम काउंटर का, वो डेवलप किया था किसने? हैंस गीगर ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, विच वाज ओनली कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स। तो सबसे पहला जो जीएम काउंटर है वो 1908 में बनाया था, डेवलप किया था हैंस गीगर ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, इन दोनों ने। और वो किस चीज़ को डिटेक्ट करता था? सिर्फ अल्फा पार्टिकल को जो है वो डिटेक्ट करता था। 1928 में जो है इस मॉडल को मॉडिफाई किया गया, और किसने मॉडिफाई किया? गीगर और वॉल्टर मदर ने। अच्छा, ये जो गीगर थे ये क्या थे? ये पीएचडी सुपरवाइजर थे। किनके? मदर के। मदर जो हैं वो पीएचडी स्टूडेंट थे, और इनके सुपरवाइजर जो थे वो कौन थे? हैंस गीगर थे। तो इन्होंने डेवलप किया एडवांस मॉडल ऑफ जीएम काउंटर, जिसमें क्या थी? सील्ड जीएम ट्यूब थी, जिसके अंदर जो है वो जो कैपेबल थी हर किस्म की रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इसमें, जो एक चीज़ है, हिस्टोरिकल एक चीज़ है, वो ये है कि ये जो डेवलप किया गया था ये जीएम काउंटर, ये किसकी सुपरविजन में किया गया था? हैंस गीगर की सुपरविजन। और डेवलप किया किसने था? वॉल्टर मदर ने किया था, जो कि पीएचडी स्टूडेंट थे किसके? हैंस गीगर के। तो ओक्ड काउंटर जो था वो इस तरीके का था। ये आप देखेंगे, ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के साथ जो है ये चीज़ लगी हुई है।
और जो न्यू है, जो न्यूएस्ट एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ जीएम काउंटर जो है वो इस किस्म का है। हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म का ही जीएम काउंटर था। ऐसा, A geyser counter consists of geyser mother tube, the sensing element which detects radiations। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो है एक ट्यूब होती है, गीजर मदर ट्यूब होती है, और सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं विच डिटेक्ट्स द रेडिएशन। सेंसिंग एलिमेंट्स किस तरीके से, कि वो जो एनोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयोनाइज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं एनोड के पास तो फिर जो है वो करंट फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो जो है वो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है वाया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो वो कोई काउंटर भी हो सकता है, वो कोई स्पीकर भी हो सकता है जिसके ज़रिए से इसको डिटेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें होती क्या है, इसके अंदर जो गैस होती है वो गैस कौन सी होती है, एक इनर्ट गैस होती है, और जैसे कि हीलियम है। इनर्ट गैस जो है आप जानते ही हैं, इनर्ट गैस कौन सी गैस होती है, इनर्ट इनर्ट गैस जो कि जिनका जो है आप समझ लें कि इनर्ट गैस वो है ना, कौन सी गैसेस हैं, नियॉन है, ये वाली गैसेस। ठीक है। तो जीजन वाले ट्यूब में क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, एट लो प्रेशर टू विच हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है। अब ये क्या है, ये गैसेस होती हैं इस जीएम ट्यूब के अंदर, और वो लो प्रेशर पे होती हैं। जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उससे 100 गुना कम या 1000 गुना कम उस प्रेशर पे जो है वो उनको वो रखा जाता है गैसेस को। तो और फिर इनके इनके इन गैसेस को हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया जाता है। Tube briefly conducts electrical charge when a particle or photon of incident radiation makes a gas conductive by ionization। ये क्या है, ट्यूब जो है, ये जीएम ट्यूब जो है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है वो कंडक्ट करती है when a particle or photon of incident radiation makes the gas conductive by ionization। पहले तो वो इनर्ट गैस है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस है, लेकिन जब आयोनाइजेशन हो जाएगी तो फिर क्या है कि फिर वो गैस कंडक्टिव बन जाती है आयोनाइजेशन के जरिए से। यानी कि रेडिएशंस आएंगी, वो रेडिएशंस आके उस गैस को आयोनाइज करेंगी। अब गैस के जो आयोनाइज हुए हुए जो आयंस हैं वो जो है कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ आएंगे, और इस तरीके से जो है वो सर्किट कंप्लीट होगा। अच्छा, तो ये है, ये जीएम ट्यूब है। ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये जो आपको बाहर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये मेटेलिक सिलेंड्रिकल होता है, मेटेलिक सिलेंडर होता है, और ये क्या है, ये कैथोड के तौर पे काम करता है। ये जो बाहर ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर का है, ये क्या है, थिन वायर है, ये एनोड होती है। ठीक है, ये एनोड के तौर पे काम करती है। ये एक मीका विंडो है, थिन विंडो, जिसमें से रेडिएशंस को गुजारा जाएगा। और ये जो दूसरा एंड है, इसको इसको क्लोज किया जाता है बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स। ठीक है। तो यहाँ से रेडिएशंस गुजरेंगी, और यहाँ जो गैस होगी, आर्गॉन गैस है, उसको जो है वो आयोनाइज करेगी। इसमें जो आइंस बनेंगे वो कैथोड की तरफ आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड की तरफ आएंगे, और फिर उनको जो है वो एम्पलीफाई किया जाएगा और काउंट किया जाएगा। ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है ये देखें आप, रेडिएशन जो है, जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ रेडिएशन जो है वो डार्क ब्लू कलर, ये रेडिएशन है जो आपको नजर आ रही हैं, ये वन ब्लू कलर की। ठीक है। रेडिएशन इज मूविंग अबाउट रैंडमली आउटसाइड द डिटेक्टर ट्यूब। इस ट्यूब के बाहर जो है, ये जो ट्यूब है इसके बाहर ये रेडिएशंस रैंडम डायरेक्शन में मूव करें। कुछ रेडिएशन जो है वो इस मीका विंडो के जरिए से जो है वो अंदर आ जाती हैं ट्यूब के, एंटर्स द विंडो एट द ग्रे एट द एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है। जब रेडिएशन जो हैं, जो डार्क ब्लू कलर की जो रेडिएशंस हैं, ये जो है जब कोलाइड करती हैं या क्रैश करती हैं विद द गैस मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब। अब इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑरेंज कलर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनके साथ जो है ये कोलाइड करती हैं, ये ब्लू कलर की, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं थ्री जो है, ये थ्री पार्ट, ये ऑरेंज कलर की गैस के साथ जो है इस रेडिएशन की कोलिजन हुई है। यहाँ पे आप जो देखें, ये जब इसकी कोलिजन हुई है तो इससे क्या हुआ है, इससे आयोनाइजेशन हुई है। सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर टर्न्ड इनटू पॉजिटिव आइंस, कुछ जो है वो पॉजिटिव आइंस में तब्दील हो गए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो येलो कलर के। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है ये जाते हैं एनोड की तरफ, जो ये रेड कलर की वायर है। और ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये जाएंगे कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है, ये सिलेंड्रिकल, ये जो सिलेंडर है ये, इसकी जो ये सरफेस है ये, ठीक है,
ये क्या है कैथोड। तो इसकी तरफ ये रेड कलर के जो आयंस हैं ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। आउटसाइड ऑफ द ट्यूब का मतलब ये ट्यूब के बाहर वाली जगह, यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू अ मेटल वायर। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल वायर जो कि एनोड है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। Running down inside of the tube maintained at a high positive voltage. Many electrons traveling down the wire making a burst of current in a circuit connected to it. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये चीज़ देख लें, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आयंस की निस्बत हल्के होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एनोड की तरफ पहुंच रहे होते हैं और ये जो आयंस हैं ये कैथोड की तरफ स्लोली आ रहे होते हैं, यानी कि 100 टाइम्स जो है वो स्लो स्पीड से जो है वो मूव कर रहे होते हैं आयंस। जबकि इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इनका वजन बहुत कम है प्रोटॉन्स की निस्बत, तो ये बहुत तेज़ी के साथ एनोड की तरफ आते हैं। और ये जो आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये कैथोड की तरफ उतनी तेज़ी के साथ नहीं आते, बल्कि 100 टाइम्स जो है वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। Many electrons travel down the wire making a burst of a current in a circuit connected to it। जब ये बहुत सारे आयंस, ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आते हैं तो बर्स्ट ऑफ द करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और जो है वो सर्किट में आपको वो नज़र आते हैं, वो फ्लक्चुएशंस आपको नज़र आती हैं, ठीक है यार। तो ये था इसका जो है वो थोड़ा सा। अब जो है मैं आपकी किताब की तरफ ही आ जाता हूँ और उस किताब में जो है वो आप देखेंगे, ये जीएम काउंटर है आपका, ठीक है। जीएम काउंटर, अब वही चीज़ें सारी वो मैंने आपको फिगर वगैरह दिखा दी थी। क्या है कि ये एक बड़ा ही रेडिएशन डिटेक्टर है जिससे आयोनाइजिंग रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है। पोर्टेबल है, वर्सेटाइल है और जो है कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। किस किस्म की रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है? अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को, गैमा रेडिएशंस को। जीएम काउंटर जो है वो इन्वेंट किया गया था 1928 में। जर्मन साइंटिस्ट हैंस गीगर जो कि सुपरवाइजर थे और वॉल्टर मिलर जो इनके स्टूडेंट थे, इन दोनों के जरिए। इससे पहले भी आप 1908 में ये जीएम काउंटर का जो है वो पहला वर्जन आ गया था, लेकिन वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता था। और वहाँ इन हैंस गीगर के साथ कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी कि जीएम काउंटर जो है वो एक हॉलो मेटालिक चैम्बर है, जो वो एक ट्यूब थी, हॉलो मेटालिक चैम्बर है। यहाँ पे आप देखेंगे वही जो ट्यूब है। अगर मैं इस किताब में आपको दिखा दूँ तो इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ये ये इस किस्म की ट्यूब, ये एक ट्यूब है, ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब है, ठीक है। ये वो मीका विंडो है, ग्लास विंडो के जहाँ से रेडिएशंस आएंगे। ये दूसरा है जो कि बंद है नॉन कंडक्टिंग मीडियम से, ठीक है। ये क्या है? ये एनोड। ये जो है ये क्या है? ये एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? कैथोड है। ये जो सिलेंडर है, मेटालिक सिलेंडर है, ये क्या है? कैथोड है। इसके अंदर आर्गॉन गैस जो है वो भरी गई है, ठीक है। अब है क्या इसमें? इसमें देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ये देखें कि जीएम काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो मेटालिक चैम्बर, जो मैंने आपको अभी दिखाया था सिलेंडर, वो कैथोड की तौर पे काम करता है। थिन वायर जो उसके अंदर बारीक कलर की बारीक सी वायर थी बीच में उस सिलेंडर के, वो किसके तौर पे काम करती है? एनोड के तौर पे काम करती है। चैम्बर है द सील्ड विंडो, एक उसकी सील्ड विंडो है थ्रू विच द रेडिएशंस एंटर द चैम्बर। मीका विंडो है, ग्लास विंडो, जिसके जरिए से रेडिएशंस अंदर आती हैं। चैम्बर इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। उसके अंदर जो गैस है वो इनर्ट गैस है और वो लो प्रेशर पे रखी गई है वो गैस। देयर इज अ काउंटर कनेक्टेड टू दिस सिस्टम टू मेजर द रेडिएशन। और इस सिस्टम के साथ जो है वो काउंटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो है वो क्या करता है? काउंट करता है। एक पल्स आती है, एक टिक आ जाता है, टिक। दूसरी पल्स आई, दूसरा टिक, दो काउंट्स हो गए। तीसरी पल्स आई, तीसरा काउंट हो गया। चौथी पल्स आई, चौथा काउंट। इस तरीके से काउंट करते हैं। वर्किंग क्या है? द चैम्बर इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस से जो है वो चैम्बर को भरा जाता है। और वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस है या नियॉन गैस है या आर्गॉन गैस। एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। लो प्रेशर का ये मतलब है, ठीक है। हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू दिस चैम्बर। हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया गया है इस चैम्बर में।
वो हाई वोल्टेज जो इसमें इस चैम्बर में अप्लाई किया गया है, सो द मेटालिक चैम्बर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रेडिएशन एंटर्स द चैम्बर। जब रेडिएशन जो है वो चैम्बर के अंदर एंटर होंगी थ्रू द विंडो, मीका विंडो के जरिए से जब रेडिएशन आएंगी, द फोटॉन्स इन द रेडिएशन विल आयोनाइज द इनर्ट गैस इनसाइड द चैम्बर। तो क्या होगा कि वो जो फोटॉन्स हैं, वो जो रेडिएशंस हैं, वो जब गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी, उस गैस मॉलिक्यूल को जो है वो आयोनाइज कर देंगी, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देंगी फ्रॉम द एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलहदा हो गए हैं और आयंस जो है वो अलहदा हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये आयनाइजेशन हुई है, दिस विल मेक द गैस कंडक्टिव। अब जो गैस है, जो कि इनर्ट गैस थी, पहले नॉन रिएक्टिव गैस थी, जब वो आयोनाइज हो गई है तो अब वो इनर्ट नहीं रही, बल्कि अब वो क्या हो गई है, कंडक्टिव हो गई है। The electrons produced due to the ionization are accelerated due to the potential that we applied, and these electrons cause even more ionization. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉकआउट हो गए हैं गैस मॉलिक्यूल्स में, ये क्या होंगे, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एनोड जो है अब उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जा रहे होंगे एनोड की तरफ, तो फिर क्या है, उस सूरत में जो है वो मजीद आयोनाइजेशन जो है वो हो सकती है। यानी कि ये एक एक जैसे जो रेडिएशंस थी, वो एक एटम के साथ टकराई और उनमें से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे हैं, वो हो सकता है वो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फर्दर एटम्स को जो है वो आयोनाइज कर दें, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दें। तो इससे क्या होगा, इवन मोर आयोनाइजेशन होगी। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉज इवन मोर आयोनाइजेशन। द आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड। ये जो आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे। द एनोड इज कनेक्टेड टू अ काउंटर। अब ये एनोड जो है वो काउंटर के साथ कनेक्ट है, और जब ये काउंटर के साथ कनेक्ट है तो फिर क्या होगा, ये काउंट करेगा, ठीक है। The anode is connected to a counter. The counter counts the electrons reaching the anode. This is how we measure the radiation. और इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को मेजर करते हैं। रिजल्टेंट कर्व एट द रिजल्टेंट कर्व, जो अब इसका कर्व बनता है जी, इसका काउंट जो कर्व बनता है वो क्या है, वो कर्व आप देखेंगे नीचे, तो उसमें एक रीजन होता है जीजर प्लेटो। वो जो है वो ऑपरेटिंग रीजन है, ठीक है, वहाँ ऑपरेटिंग रीजन उसको कहा जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ जीएम काउंटर इज टिपिकली इलस्ट्रेटेड बाय अ जीजर प्लेटो कर्व विच शोज द काउंट रेट वर्सेस द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो है वोल्टेज को रखा गया है, वाई एक्सिस पे जो है वो काउंट रेट को रखा गया है। तो आप देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ाने से, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो काउंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं काउंट रेट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर उसके बाद एक रीजन आ गया कि जहाँ पे काउंट रेट जो है वो मुस्तकिल एक हो गया है, कांस्टेंट है। और फिर मजीद जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो फिर ये काउंट रेट मजीद जो है वो बढ़ने लगा। तो अब इसमें चार रीजन्स बन रहे हैं, एक रीजन ये, यानी कि ये लो वोल्टेज रीजन है। इस लो वोल्टेज रीजन में जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि काउंट रेट नहीं है, यानी कि काउंट रेट जो है या वो जो रेडिएशंस हैं उनको काउंट नहीं किया जा रहा, ठीक है। यानी इस लो वोल्टेज रीजन में, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसमें आप देखेंगे काउंट रेट क्या है, आपका ना होने के बराबर है, जीरो। फिर एक थ्रेशोल्ड, एक वोल्टेज आया कि जहां से अब काउंट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। लेट से आप 0 से लेके 300 वोल्टेज तक आ गए थे तो काउंट रेट कुछ भी नहीं था। 300 से जैसे ही आप 302 305 पे गए तो आपको एक काउंट रेट मिला। 310 पे आ गए, दो दो काउंट रेट हो गए। 340 पे आ गए, पांच काउंट रेट हो गए। 304 पे 360 पे आ गए तो छह काउंट रेट हो गए। तो जैसे जैसे अब वोल्टेज बढ़ रहा है तो अब आप देखेंगे कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ बहुत शार्पली जो है वो काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है। फिर जो है लेट से आप 400 तक पहुंच गए। अब 400 से जैसे ही आप आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, 400 से आप चले गए, वोल्टेज बढ़ा आपका, बढ़ा बढ़ा, 400 से आप 500 तक, 500 वोल्टेज तक आ गए। 500 वोल्टेज, 400 वोल्ट से 500 वोल्ट तक आप आए तो आपको ये प्लेटो नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको वोल्टेज की वैल्यूज बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, ये मैं आपको समझाने के लिए एक नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं, तो इसमें अब आप ये इसमें नहीं लग जाइएगा कि आपने तो ये बताया था और ये
वैल्यू कुछ और है। तो ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ वोल्टेज की, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लेटो रीजन, ये वो रीजन है कि जहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से काउंट रेट मजीद बढ़ नहीं रहे। ठीक है। काउंट रेट जो है वो आपको उसमें एक मुस्तकिल मिजाजी नज़र आ रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया है कि जब आप मजीद वोल्टेज बढ़ाते हैं इसके बाद, यानी यहाँ से जैसे ही आप वोल्टेज मजीद बढ़ाते हैं तो आपका काउंट रेट अब दोबारा शार्पली जो है वो इंक्रीज होने लग गया। तो ये रीजन जो है वो क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग रीजन है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक है। ये प्लेटो है, ये वर्किंग वोल्टेज है। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन है। ठीक है। एट अ सर्टेन, अब ये देखें इसमें थ्रेशोल्ड रीजन क्या है। सबसे पहले इनिशियल रीजन जो ये वाला रीजन है, लो वोल्टेजेस पे नो सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन हो ही नहीं रही है। जब आयोनाइजेशन नहीं हो रही है तो काउंट रेट क्या है, वो बहुत कम है, इज वेरी लो, वेरी लो काउंट रेट। ठीक है। उसके बाद क्या है, थ्रेशोल्ड रीजन। थ्रेशोल्ड रीजन क्या है कि अब यहाँ से जो है वो काउंट रेट आना शुरू हो गया है, स्टार्ट टू द काउंटर स्टार्ट्स टू डिटेक्ट आयोनाइजिंग इवेंट्स। ठीक है। तो काउंट रेट जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया बहुत शार्पली, बिगिंस टू राइज शार्पली। फिर ये प्लेटो रीजन आ गया, इसको जीजर प्लेटो कहा जाता है। ये सर्टेन वोल्टेज रेंज है कि जहाँ पे काउंट रेट जो है वो लेवल्स ऑफ, काउंट रेट जो है वो लेवल ऑफ हो जाता है। यानी कि लेवल ऑफ का मतलब क्या है कि एक मुस्तकिल मिजाजी आ गई है काउंट रेट, and remained relatively constant. This is the operational region of the GM counter. The plateau indicates that each ionizing event is creating a detectable pulse and the counter is functioning reliably. ठीक है। ये जो प्लेटो है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि हर ईच आयोनाइजिंग इवेंट इज क्रिएटिंग अ डिटेक्टेबल पल्स। हर आयोनाइजिंग इवेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो डिटेक्टेबल पल्स को जो है वो क्रिएट कर रहा है, और जो काउंटर है वो रिलायबली फंक्शन कर रहा है। ठीक है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन क्या है, अब आप अगर मजीद वोल्टेज को बढ़ाते हैं टू मच, कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑकर्स, तो अब जो है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज जो है वो शुरू हो जाएगा, वेयर द काउंटर नो लॉन्गर ऑपरेट करेक्टली। अब जो है वो काउंटर करेक्टली ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है। अब काउंट रेट जो है, जो वो आपको काउंट रेट दे रहा है, वो जो है वो रेडिएशंस की वजह से नहीं दे रहा है। ठीक है। जो रेडिएशंस आ रही हैं और उनकी वजह से आयनाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये काउंट रेट जो है, अब ये इसमें ये जो काउंट रेट है, ये डिस्चार्ज कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑकर्स वेयर द काउंटर नो लॉन्गर ऑपरेट्स करेक्टली। अब जो काउंटर है वो करेक्टली काम नहीं कर रहा है एंड द काउंट रेट राइजेज रैपिडली अगेन। इसके क्या है यूजेस, क्या है इस जीएम काउंटर के। जीएम काउंटर के यूजेस क्या हैं, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द रेडिएशंस मॉनिटरिंग। ठीक है। कि आप रेडिएशंस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितनी रेडिएशन जो है वो आ रही हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है, हेल्थ फिजिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसका जो है वो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज में जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। और इसका मैं क्विक रिव्यू अगर आपको दे दूं, तो इस चैप्टर में हमने क्या किया है, सबसे पहले यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, यूनिवर्स जो है वो मेड अप ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है। अब इस मैटर में जो है, जो मैटर है, इस मैटर और एनर्जीज में मैटर क्या है, वो मास पार्टिकल्स है। वो मास पार्टिकल्स हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स हैं। ठीक है। और जो रेडिएशन है, एनर्जीज जो हैं, वो क्या है, वो फोर्स पार्टिकल्स हैं। ठीक है। फोर्स पार्टिकल्स। अब फोर्स पार्टिकल्स में जो है, जो आपकी चार फंडामेंटल फोर्सेस थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और मास पार्टिकल्स में आपके क्या थे, जो बुनियादी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फर्मियॉन्स हैं। अब फर्मियॉन्स जो हैं, फर्मियॉन्स जो हैं वो क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो है वो फील करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो करते होंगे तो फिर वो क्वार्क्स हैं, और अगर वो नहीं करते तो फिर वो क्या है, लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन्स कौन सी हैं, वो इलेक्ट्रॉन की फैमिली है। और क्वार्क्स क्या है, वो हैं जो जिनसे मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बने हैं। अब इन क्वार्क्स में ये क्या है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स क्या हैं, ये एलिमेंट्री फर्मियॉन्स हैं, ये बुनियादी फर्मियॉन्स हैं। यानी जो दूसरे जो फर्मियॉन्स हैं वो कंपोजिट फर्मियॉन्स हैं, जैसे कि
जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, वो कोई बुनियादी पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि वो क्वार्क्स पर मुश्तमिल है, क्वार्क से मिलके बने। तो कंपोजिट फर्मियॉन्स में आप देखेंगे, ये कंपोजिट फर्मियॉन्स में क्या है, कंपोजिट फर्मियॉन्स में हेड्रॉन्स है। हेड्रॉन्स में फिर क्या आ जाता है, बैरियॉन्स और मीजॉन्स। बैरियॉन्स क्या है कि वो तीन क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। और मीजॉन्स क्या है, मीजॉन्स जो है वो दो क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक क्वार्क होता है और दूसरा क्या होता है, एंटाई क्वार्क होता है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है और दूसरा क्या है, एंटाई पार्टिकल है। अच्छा, अब इसमें जो है वो फर्मियॉन्स की जो है, अगर आप देखें इनकी जो क्वार्क्स की छह फैमिली है और लेप्टॉन्स, क्वार्क्स की छह फैमिली मेंबर्स हैं, लेप्टॉन्स के भी छह फैमिली मेंबर्स हैं, और वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सबसे स्टेबल है। उसके बाद चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, मियॉन और मियॉन न्यूट्रिनो, ये क्या है, ये सेकंड जनरेशन है। ये लेप्टॉन्स हैं और ये क्या है, क्वार्क्स। फिर क्या है, टॉप है और बॉटम है, और टाउ है और टाउ न्यूट्रिनो है। तो ये थर्ड जनरेशन है, ये सबसे अनस्टेबल जनरेशन थर्ड है। उसके बाद ये उससे स्टेबल है, और जनरेशन फर्स्ट जो है वो सबसे स्टेबल। और जो आपकी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो जो आपकी जो ऑब्जर्व करते हैं यूजुअली आप, वो इस इन जनरेशन्स से ही जो है वो चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है और अप डाउन क्वार्क्स पर मुश्तमिल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप जो देखते हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो हैं वो जनरेशन फर्स्ट से जो है वो मिलके बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, जो फील्ड पार्टिकल्स थे वो किन किन की वजह से थे, वो फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेविटॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल है वो फोटॉन, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो फील्ड पार्टिकल है वह ग्लूऑन है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका जो फील्ड पार्टिकल है वो डब्ल्यू एंड जेड बोजॉन है, ठीक है। और एक और फील्ड पार्टिकल है जो कि फंडामेंटल या एलिमेंट्री बोजॉन है, वो क्या है, वो हिग्स बोजॉन है, ठीक है। और बाकी कंपोजिट बोजॉन्स हैं। कंपोजिट बोजॉन्स कौन से हैं? वो ये हैं, मीजॉन्स। और मीज़ोन में भी क्या, क्वार्क्स और एंटाई, यानी कि मीज़ोन है और मीज़ोन क्या होते हैं, मीज़ोन असल में क्वार्क्स और एंटाई क्वार्क से मिलके जो है वो बनते हैं। अच्छा, बोजॉन में और फर्मियोन में एक ये फर्क भी है कि बोजॉन का जो स्पिन होता है वो इंटेग्रल स्पिन होता है, और जो फर्मियोन्स हैं उनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीजर स्पिन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मीजॉन है वो चूंकि क्वार्क्स और एंटाई क्वार्क्स हैं, तो आप क्वार्क का स्पिन और एंटाई क्वार्क, इसका स्पिन हाफ स्पिन है, इसका भी हाफ स्पिन है, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, एक फुल इंटीजर हो जाएगा, एक कंप्लीट इंटीजर, ठीक है। तो क्वार्क्स और एंटाई क्वार्क्स जो मिल के इनका स्पिन होता है वो बोजॉन वाला स्पिन हो जाता है, इस वजह से इन्हें कंपोजिट बोजॉन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। और चूंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप ये एक्सरसाइज खुद ही करेंगे, ठीक है। सो तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।